बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू द कोड नीड। आज की वीडियो में हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग CS304 का लेक्चर नंबर 8 करना है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है आपको साथ ही नोटिफिकेशन मिल जाए। अच्छा, जो भी मैंने चीज़ें आपको हाईलाइट कराई होती है ना, और लेक्चर के दौरान जो मैं आपको चीज़ें प्रैक्टिकली करवा रही होती हैं, आपने उनके ऊपर फोकस करना है। जो चीज़ मैं आपको नहीं करवाती, जो छुड़वा देती हूँ, आपने उनके ऊपर फोकस नहीं करना। जो हाईलाइट करवाती हूँ उनको आपने शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs के लिए मस्ट करके जाना है, और जो प्रैक्टिकली करवाती हूँ वहाँ से आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो इसलिए आपको जो है वो करवाती हूँ। अच्छा, मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं? डेफिनेशन की बात कर ले। मेंबर फंक्शंस आर द फंक्शंस दैट ऑपरेट ऑन द डाटा इनकैप्सुलेटेड इन द क्लास। यानी कि मेंबर फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो क्लास के अंदर लिखे जाते हैं, इसलिए लिखे जाते हैं ताकि जो क्लास के अंदर हम वेरिएबल्स लिखते हैं ना उनके ऊपर काम कर सकें। यानी कि वेरिएबल्स की क्लास के अंदर जो हमने वेरिएबल्स बनाए होते हैं ना उनके ऊपर काम करने के लिए हम मेंबर फंक्शंस को क्रिएट करते हैं। अब ये काफी इंपॉर्टेंट MCQ है। पब्लिक मेंबर फंक्शंस आर द इंटरफेस टू द क्लास। यानी कि जो फंक्शंस पब्लिक होते हैं ना वो क्लास का इंटरफेस होते हैं, यानी उनको बाहर से कॉल करके ऑब्जेक्ट का जो डाटा है उसको यूज कर सकते हैं हम इजीली। उसके अंदर चेंजिंग करना चाहे तो हम इजीली चेंज कर सकते हैं। अच्छा, डिफाइनिंग मेंबर फंक्शंस। मेंबर फंक्शन को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? दो तरीके हमारे पास, ये भी काफी इंपॉर्टेंट MCQ है। कौन कौन से तरीके? एक तो उसको हम क्लास के इनसाइड यानी कि क्लास के अंदर ही अपने मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं। वी कैन डिफाइन मेंबर फंक्शंस ऑफ द क्लास इनसाइड द क्लास, यानी कि क्लास के अंदर डिक्लेयर करना। और दूसरा तरीका क्या है? वी डिक्लेयर मेंबर फंक्शन इनसाइड द क्लास डेफिनेशन एंड डिक्लेयर देम आउटसाइड द क्लास। यानी कि क्लास की जो डेफिनेशन है वो अंदर लिख देते हैं और इसकी डिक्लेरेशन आउटसाइड द क्लास कर लेते हैं। ठीक है, ये भी आप लोगों ने MCQ के लिए याद रखना है। अच्छा, इनसाइड द क्लास किस तरह से डिक्लेयर करते हैं? डाटा टाइप लिखते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं और आगे हम इसके पैरामीटर्स। इसी तरह से अगर हमने आउटसाइड करना हो, आउटसाइड करने के लिए हम क्या करते हैं? आउटसाइड में पहले हम रिटर्न टाइप लिखते हैं, फिर फंक्शन का नाम। जगह रिटर्न टाइप हमारे पास, फिर फंक्शन का नाम, ये क्लास के अंदर आएगा और आगे पैरामीटर लिस्ट। और फंक्शन के बाहर, सॉरी क्लास के बाहर क्या आएगा? रिटर्न टाइप, क्लास का नाम और आगे इसके रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन का नाम आएगा, जैसे यहाँ पर उन्होंने करके दिखाया हुआ है। तो ये आपसे MCQ में पूछा जा सकता है, आपसे ये सिंटेक्स पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपके लिए जो है वो हाईलाइट किया। डाटा टाइप, स्टूडेंट यानी क्लास का नाम, रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन का नाम। प्रैक्टिकली देख लेते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे हम आउटसाइड की बात करें कि आउटसाइड किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। पहले हमारे पास डाटा टाइप, फिर फंक्शन का नाम, और आउटसाइड द क्लास क्या आएगा? डाटा टाइप, क्लास का नाम, पर्सन जो कि पर्सन क्लास का नाम है, रेजोल्यूशन ऑपरेटर, उसके बाद फंक्शन का नाम। ठीक हो गया, ये इसकी डिफिनेशन होती है आउटसाइड द क्लास। अब इनलाइन फंक्शंस क्या होते हैं? अच्छा, इनलाइन फंक्शंस का मतलब होता है कि कंपाइलर जो है ना फंक्शन को नॉर्मली कॉल नहीं करता होता। नॉर्मली ये होता है कि जब फंक्शन कॉल होता है ना तो प्रोग्राम स्टैक में जंप करता है, वहां से काम करके वापस आता है। लेकिन इनलाइन फंक्शंस में ना कंपाइलर शॉर्टकट लगाता होता है, जहां फंक्शन कॉल होता है वहां डायरेक्ट फंक्शन का जो कोड होता है ना वो कॉपी पेस्ट कर देता है। सिंपली आप इसकी ये डिफिनेशन याद रख सकते हैं कि इनलाइन फंक्शन इज अ वे यूज्ड बाय कंपाइलर्स टू इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ द प्रोग्राम। यानी अगर आपने अपने प्रोग्राम की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना हो तो हम जो इनलाइन फंक्शंस का यूज करते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट MCQ है कि नॉर्मली स्मॉल साइज फंक्शंस दैट नीड टू बी कॉल्ड मेनी टाइम्स ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आर डिक्लेयर इनलाइन। यानी कि जो फंक्शंस छोटे होते हैं ना, जिनमें 2-3 लाइन का कोड होता है और प्रोग्राम में वो बार बार कॉल होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम इनलाइन डिक्लेयर कर देते हैं। अब इनलाइन फंक्शन है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये इनलाइन फंक्शन है? फंक्शन के साथ हम इनलाइन कीवर्ड यूज कर लेते हैं, और ये इंपॉर्टेंट MCQ आपके पेपर में पूछा जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर आप इनलाइन कीवर्ड यूज करते भी है ना तो इस बात की गारंटी नहीं है कि कंपाइलर उसको इनलाइन फंक्शन डिक्लेयर करेगा। यानी आप इनलाइन कीवर्ड यूज करो, लेकिन इस बात की गारंटी फिर भी ये नहीं है कि इनलाइन जो कंपाइलर है हमारा उसको इनलाइन फंक्शन डिक्लेयर करेगा। कभी कभार डिक्लेयर कर देता है कि ये इनलाइन फंक्शन है और कभी कभार डिक्लेयर नहीं करता। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि द फंक्शन डिफाइंड इनसाइड द क्लास आर बाय डिफॉल्ट इनलाइन वेदर वी मेंशन कीवर्ड इनलाइन विद देम और नॉट। यानी कि क्लास के अंदर जब हम फंक्शन लिखते होते हैं ना, उसके साथ हम इनलाइन कीवर्ड यूज करें या ना करें, वो हमारे बाय डिफॉल्ट इनलाइन फंक्शंस कहलाते हैं। यानी कि जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर बताया हुआ है, क्लास के अंदर वॉइड डाटा टाइप के साथ हमारे पास एक फंक्शन है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि फंक्शन सेट रोल नंबर, ये जो सेट रोल नंबर फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली जो है वो इनलाइन फंक्शन कहलाया जाएगा। कंपाइलर जो उसको इनलाइन डिक्लेयर कर देगा क्योंकि क्लास के अंदर है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू आपसे शॉर्ट में भी जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, आउटसाइड जो हम किस तरह से इसको डिक्लेयर करते हैं इनलाइन फंक्शन को, इनलाइन कीवर्ड लिखते हैं, डाटा टाइप, क्लास का नाम, रेजोल्यूशन ऑपरेटर फंक्शन का नाम। ये आउटसाइड हम इसकी डिक्लेरेशन की जो है वो फंक्शन की बात कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। अच्छा, क्लास के अंदर हमारे पास जो फंक्शन है ना वॉइड सेट डाटा, ये ऑटोमेटिकली कंपाइलर इसको इनलाइन कहलाएगा, डिक्लेयर कर देगा ये इनलाइन फंक्शन है। लेकिन बाहर हम किस तरह से करते हैं, क्लास के बाहर किस तरह से हम इसको जो है वो लिखते हैं, क्या हम करेंगे, सबसे पहले हम जो है वो इनलाइन लिखेंगे। ठीक है, इनलाइन कीवर्ड, जैसे कि यहाँ पर कहा हुआ है कि इनलाइन आपने कीवर्ड लिखना है और आपने डाटा टाइप लिखना है, सॉरी वॉइड, आपने डाटा टाइप लिखना है इनलाइन के बाद, और उसके बाद क्लास का नाम, जो हमारे क्लास का नाम है, उसके बाद रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और उसके बाद आपने फंक्शन का नाम लिखना है। ये हमारे पास आउटसाइड द क्लास इसकी फंक्शन की डिक्लेरेशन है इनलाइन की। अच्छा, अब कंस्ट्रक्टर की बात कर लेते हैं कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। अच्छा, कंस्ट्रक्टर हमारे पास एक स्पेशल फंक्शन होता है जो कि हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम अपने क्लास के ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज कर सकें। यानी हमारे पास जितनी भी वेरिएबल्स होते हैं ना, उसको इनिशियलाइज करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर का यूज करते होते हैं। किसी भी एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर, कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर है ना, उसके अंदर हमने अपने ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना होता है, तो हम कंस्ट्रक्टर का यूज करते होते हैं। यानी कंस्ट्रक्टर हमारे पास एक स्पेशल फंक्शन होता है। यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई कंस्ट्रक्टर की, कि कंस्ट्रक्टर हमारे पास एक स्पेशल फंक्शन होता है। ठीक है, हैविंग सेम नेम एज द क्लास नेम, यानी कि जो हमारे पास क्लास का नाम होता है वही कंस्ट्रक्टर का नाम होता है। जैसे क्लास का नाम होगा वैसे ही सेम कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव रिटर्न टाइप, कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। कंस्ट्रक्टर्स आर कॉमनली पब्लिक मेंबर्स, कंस्ट्रक्टर्स को हम पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर लिखते हैं। कंस्ट्रक्टर्स को हम कभी भी प्राइवेट और जो प्रोटेक्टेड है उसके अंदर नहीं लिख सकते। प्रैक्टिकली देख लेते हैं, क्लास का नाम हमारे पास पर्सन है, ठीक है, और पब्लिक के अंदर, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर हमने कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया है, सेम नेम है उसका जैसे कि क्लास का नाम है। ठीक है, आगे हम लोगों ने वैल्यूज है वो इनिशियलाइज की हुई है। और यहाँ पे हम जो है कंस्ट्रक्टर को किस तरह से कॉल करते होते हैं, सिर्फ हमने अपने क्लास का नाम लिखना है, आगे हमने ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर देना है, हमारा कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑटो कॉल हो जाएगा। तो ये आपको एमसीक्यू याद रहने चाहिए कि जो हमारे क्लास का नेम होगा सेम हमारा कंस्ट्रक्टर का नाम भी वही होगा, और कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। इसके अलावा कंस्ट्रक्टर को हम पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर लिखते हैं, कभी भी हम उसको प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर नहीं लिखते होते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये होता है कि जिसकी कोई पैरामीटर नहीं होती, यानी कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐसा कंस्ट्रक्टर होता है जिसकी कोई पैरामीटर्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहां पे देखें, मेरे पास पर्सन क्लास के अंदर, सॉरी पर्सन कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई पैरामीटर मैंने नहीं दिया। अगर मैं यहाँ पे पैरामीटर देती हूँ, जैसे कि इंट ए मैंने दिया, तो ये मेरे पास कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पैरामीटर्स नहीं देती, यहाँ पे एम्प्टी रहेगा, यानी कि पर्सन है ना, इसके आगे मैंने पैरामीटर्स एम्प्टी छोड़े हुए, तो ये मेरे पास क्या है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, बस ये डिफरेंस है इसमें कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की कोई जो है वो पैरामीटर्स नहीं होती। अच्छा, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का मतलब ये है कि यानी एक ही क्लास के अंदर डिफरेंट कंस्ट्रक्टर्स को यूज करना, यानी कि एक ही क्लास में आपके डिफरेंट कंस्ट्रक्टर जो है वो यूज हो रहे हैं।
जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू उन्होंने बताया हुआ है स्टूडेंट। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कितने कंस्ट्रक्टर्स हैं? 1 2 3 4। आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में हमारे पास जो है सारे पैरामीटर्स एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए, यानी कि जितने भी कंस्ट्रक्टर्स होंगे ना, सबके पैरामीटर्स एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर है, ये इसके कोई पैरामीटर्स नहीं है, यानी कि ये हमारे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये होता है जिसकी कोई पैरामीटर्स नहीं होती। दूसरा कंस्ट्रक्टर, इसमें हमारे पास एक पैरामीटर है कैरेक्टर डेटा टाइप के साथ। इसी तरह से थर्ड पैरामीटर जो हमारे पास इसमें क्या है, 2 डेटा टाइप्स हैं, 2 पैरामीटर्स हैं कैरेक्टर डेटा टाइप और इन डेटा टाइप के साथ। लास्ट वन जो है हमारे पास, इसमें 3 हमारे पास पैरामीटर्स हैं, यानी कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग ये होती है कि एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर्स अपनी क्लास में यूज करना, ठीक है। और जितने भी कंस्ट्रक्टर आप यूज करते हो अपने प्रोग्राम में, उन सब के पैरामीटर्स एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट के नाम से एक मैंने कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बनाया है, लेकिन इसके कोई पैरामीटर्स नहीं है, तो ये हमारे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हुआ, ठीक हो गया। दूसरा कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट किया जिसमें हमारे पास इनके पैरामीटर्स हैं, ठीक है, 2 पैरामीटर्स हमारे पास। इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। इसको हम कॉल कैसे करते होते हैं? अगर मुझे पहले कंस्ट्रक्टर को कॉल करना होगा तो मैं क्या करूंगी, ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी S1 के नाम से। आपकी मर्जी, आप ऑब्जेक्ट जो जिसके नाम से भी क्रिएट करें। इसी तरह से दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए मैं क्या करूंगी, दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करूंगी, आगे इसके पैरामीटर्स दूंगी। पैरामीटर्स लाजमी देने हैं, ठीक है। ये हमारा इसको जो है कॉल करने का तरीका होता है। अच्छा, ये प्रोग्राम हम प्रैक्टिकली देख चुके हैं। ओके, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का यहाँ पे उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया हुआ है। हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में नॉर्मली क्या करते होते कि अलग अलग कंस्ट्रक्टर लिखते होते हैं। कुछ कंस्ट्रक्टर में हम पैरामीटर का यूज करते हैं और कुछ कंस्ट्रक्टर के अंदर हम पैरामीटर का यूज नहीं करते होते। जैसे यहाँ पे देखें, ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर स्ट्रिंग के नाम से विदाउट पैरामीटर। दूसरा कंस्ट्रक्टर है जिसमें हमने एक पैरामीटर दिया हुआ है। तीसरा कंस्ट्रक्टर जिसमें हमने पैरामीटर 2 दिए हुए हैं। लास्ट कंस्ट्रक्टर जिसमें हमने पैरामीटर दी हुई है। लेकिन अगर हम डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज का यूज करेंगे, जब भी हम डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज का यूज करते हैं ना, तो हमें मल्टीपल कंस्ट्रक्टर लिखने की जरूरत नहीं होती। हम एक ही कंस्ट्रक्टर के अंदर अपने डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज का यूज कर सकते हैं। यहां पे देखें, स्टूडेंट के नाम से कंस्ट्रक्टर है, कैरेक्टर डेटा टाइप के साथ नल वैल्यू बाय डिफॉल्ट है, इन डेटा टाइप के साथ 0 वैल्यू बाय डिफॉल्ट है, फ्लोट डेटा टाइप के साथ 0.0 वैल्यू बाय डिफॉल्ट है। तो जब भी हम डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज का यूज करेंगे, हम एक ही कंस्ट्रक्टर के अंदर करेंगे, हमें बार बार कंस्ट्रक्टर लिखने की जरूरत नहीं होती। आप लोगों ने ये इसका सिंटैक्स अच्छे से कर लेना है, एमसीक्यू में आपसे जो है वो पूछा जा सकता है। ओके, कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कॉपी कंस्ट्रक्टर ये होता है कि जब भी आप अपने प्रोग्राम के अंदर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हो और आप चाहते हो कि ऑब्जेक्ट 1 का डाटा ऑब्जेक्ट 2 में कॉपी हो, तो आप कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज करोगे। जब भी आप एक ऑब्जेक्ट का डाटा दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करना चाह रहे होते हो तो आप कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज करोगे। आप लोगों ने डेफिनेशन कर लेनी है, प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ठीक है, एक हम लोगों ने मेन कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया पैरामीटर के साथ, जिसमें हम एज जो वो दे रहे हैं। दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉपी कंस्ट्रक्टर हम लोगों ने क्रिएट किया, ठीक है, जिसमें हमने एज की वैल्यू को जो हम वो कॉपी कर रहे हैं कि एज के जो यानी कि जो मेन कंस्ट्रक्टर में एज की वैल्यू होगी वो ही वैल्यू जो वो कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर जो वो हमारे पास एज की वैल्यू होगी। शो फंक्शन हमने क्रिएट किया, यानी कि एज को हम जो वो डिस्प्ले भी तो कर रहे हैं ना, डिस्प्ले भी तो करना है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मेन प्रोग्राम के अंदर जो मेन कंस्ट्रक्टर है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे S1 के नाम से। आपकी मर्जी जिस नाम से आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो। उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट जो मेरे पास मेन कंस्ट्रक्टर है उसकी वैल्यू मैंने दे दी है 20, यानी कि एज की वैल्यू मेरे पास जो वो 20 होगी, एज जो वो 20 शो करेगा। अब मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कॉपी कंस्ट्रक्टर का, और मैंने कहा कि S2 में S1 का डाटा जो वो कॉपी करो। तो मैं कैसे करूंगी, S2 लिख के आगे ब्रैकेट में S1 दे दूंगी, तो S2 में S1 का डाटा जो वो कॉपी हो गया, यानी कि जो पहला ऑब्जेक्ट है ना, पहले ऑब्जेक्ट का जो डाटा वो दूसरे ऑब्जेक्ट में मेरे पास कॉपी हो गया। अब मैं इसको शो भी तो कराऊंगी ना, तो शो करने के लिए सबसे पहले क्या करूंगी, जो शो फंक्शन है उसको कॉल करूंगी मेन प्रोग्राम के अंदर। मैंने प्रोग्राम को कॉल किया, अब रन करते देखते हमारे पास क्या है वो डिस्प्ले होगा। एज 20 हमारे पास जो वो डिस्प्ले हो रहा है।
तो यानी प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली रन हो रहा है, यानी कि जो S1 का जो डाटा है वो हमारे पास S2 में इजीली जो वो कॉपी हो गया। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंटेक्स बताया हुआ है कि बी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में ना ए स्टूडेंट का डाटा जो वो कॉपी हो रहा है। हम यहाँ पे किसका डाटा कॉपी कर रहे हैं? ए स्टूडेंट का बी स्टूडेंट में जो वो कॉपी कर रहे हैं। शैलो कॉपी का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट के जो डाटा मेंबर की जो वैल्यूज होती है ना उनको कॉपी करना, यानी कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में डाटा मेंबर की वैल्यूज को कॉपी करना। जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि when we initialize one object with another, then the compiler copies state of one object to the other using copy constructor by assigning data member values of previous object to newly created object। यानी कि जब भी हम एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं दूसरे के साथ, तो कंपाइलर क्या करता है कि उनके जो डाटा मेंबर की जो वैल्यूज होती है ना उनको कॉपी कर लेता है कॉपी कंस्ट्रक्टर को यूज करते हुए। इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। अब इसमें देखें, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है S1 में हमारे पास एज की जो वैल्यू हमने दी हुई है 30, ठीक है। इसमें हमारे पास 30 डाटा पड़ा हुआ है। अब मुझे S1 का डाटा कॉपी करना है S2 में, दूसरा ऑब्जेक्ट जो मेरे पास है, ठीक है। S2 में मैंने S1 का डाटा कॉपी कर लिया। अब इसको मैंने प्रिंट करवा लिया सी आउट के थ्रू S2 में मेरे पास क्या प्रिंट होगा? 30। क्यों? क्योंकि S1 में 30 था और वो मैंने S2 में कॉपी कर लिया था। रन करते देखते क्या हमारे पास आउटपुट शो होता है, ठीक है। 30 हमारे पास शो हो रहा है। अब अगर मैं S1 का डाटा चेंज करती हूँ, S1 का डाटा चेंज करके 20 रखती हूँ, तो ऑटोमेटिकली 20 जो S2 का डाटा है वो भी चेंज होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए 20 मेरे पास शो हो रहा है। तो कहने का क्या मतलब है कि जब भी हम एक ऑब्जेक्ट का डाटा चेंज करेंगे ना, तो दूसरे ऑब्जेक्ट में भी ऑटोमेटिकली डाटा हमारे पास जो वो चेंज होगा। यानी कि शैलो कॉपी में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना वो सेम मेमोरी को पॉइंट करते होते हैं, ठीक है। और दूसरा ये, अगर मैं S1 का डाटा डिलीट करती हूँ तो S2 का जो भी है वो भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि प्रॉब्लम शैलो कॉपी में क्या प्रॉब्लम आती है। शैलो कॉपी में ये प्रॉब्लम होती है जैसे कि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास, स्टूडेंट ए स्टूडेंट बी, और वो एक ही मेमोरी को एलोकेट कर रहे हैं। तो अगर मैं स्टूडेंट ए का डाटा चेंज करती हूँ तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट बी पे भी वो जो है वो फर्क पड़ेगा, ठीक है। अगर स्टूडेंट ए का डाटा डिलीट करती हूँ इसी तरह से स्टूडेंट बी का डाटा भी जो वो डिलीट होगा, क्योंकि ये दोनों सेम मेमोरी को जो वो एलोकेट करते होते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने एमसीक्यू के लिए याद रखना है कि शैलो कॉपी में क्या प्रॉब्लम आती है। अगर हम स्टूडेंट ए का डाटा जो है वो चेंज करते हैं तो स्टूडेंट बी का भी जो है वो चेंज होगा, क्योंकि वो दोनों सेम मेमोरी, दोनों की जो मेमोरी लोकेशन है वो सेम ही है, वो सेम मेमोरी लोकेशन को जो वो पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए, खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज करते होते हैं। अब डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करता है, अच्छा, जब भी हम अपने प्रोग्राम के अंदर एक ज्यादा ऑब्जेक्ट का क्रिएट करते हैं ना, तो हम ऑब्जेक्ट्स के ना मेमोरी लोकेशन जो वो डिफरेंट रख देते हैं। जैसे कि शैलो कॉपी में क्या था कि दो ऑब्जेक्ट्स थे हमारे पास, ठीक है, वो सेम मेमोरी को जो वो पॉइंट आउट कर रहे थे, यानी कि दोनों का एड्रेस सेम ही था। लेकिन डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर में ये होता है कि आपके एक ज्यादा ऑब्जेक्ट्स होते हैं और हर एक ऑब्जेक्ट की जो मेमोरी लोकेशन होती है वो डिफरेंट होती है। अगर एक ऑब्जेक्ट में हम अपना डाटा चेंज करते हैं तो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया गया है, ताकि अगर हम एक ऑब्जेक्ट में डाटा चेंज करते हैं या डिलीट करते हैं तो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें, स्टूडेंट ए में जो हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है वो एक मेमोरी को एलोकेट कर रहा है, इसका अपना एड्रेस है, और स्टूडेंट बी का अलग से। अगर मैं स्टूडेंट ए का ऑब्जेक्ट जो है इसमें डाटा कोई मैं चेंज करती हूँ तो बी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप सो आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी पूछना तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे लाजमी पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसको ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी बेनिफिट हो। और जो भी मैं आपको लेक्चर के दौरान एमसीक्यूज बताती हूँ, आप लोगों ने लाजमी उनको करके जाना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।